वो सब कुछ जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर चुकी थी। शीशे का गिलास फेंक चुकी थी, शीशे का वास भी फेंक चुकी थी। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरे लॉन्च को शीशे के कीचड़ों से भर दिया था और मैं ऐसा था कि समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हैंडल कैसे करूं। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ने लगे थे, रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी बेहोश हो जाएगी। लेकिन अगले पल जो कुछ उसने किया, उसने मेरे होश ही उड़ा दिए। वो उन्हीं किरचियों पर चलने लगी, चलते हुए मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, भगवान के लिए मुझे हाथ मत लगाना। ये कहते कहते मेरी बाहों में ही वो बेहोश हो गई। उसके पूरे पैर जख्मी हो चुके थे। मैंने उसे अपनी गोद में लिया, फौरन ही कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। उसके पैरों से खून साफ किया, किरचियाँ निकाली। दर्द के आसार उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे, लेकिन बेहोश थी। बात शायद कुछ और थी, पता नहीं क्या थी और क्या नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल एक पहेली बनती जा रही थी। उस लड़के ने इसके साथ कुछ तो गलत किया था, ज़रूर कुछ तो किया था, कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ था। मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ संभालूं कैसे। मैंने जल्दी से लाउंज के सारे किरचियाँ उठाकर एक तरफ फेंक दी, पूरा लाउंज साफ किया, वापस उसके पास आ गया। उसके चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी तो वो होश में आई थी। मुझे टुकुर टुकुर देखने लगी, फिर कमरे की तरफ, फिर अपने जख्मी पैर की तरफ देखकर कहने लगी, मेरे पैर को क्या हुआ है? वो तो ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सब कुछ भूल चुकी थी। मैं हैरत से उसे देख रहा था। मैंने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, मेरे पैर में चोट कैसे लगी है। मैं उसे छोड़कर कमरे से बाहर जाकर सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि परेशानी क्या है। फिर लगा कि शायद मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अगले दिन मैं उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया। उसने सवाल जवाब शुरू किए तो वो बहुत घबरा रही थी। मेरा हाथ पकड़ने लगी, कहने लगी, मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मैं उसे एक मेडिसिन दे चुका था जिससे वो धीरे धीरे बेहोशी में जा चुकी थी। फिर जो सवाल वो पूछता रहा, शिवानी उसका जवाब देती रही। जवाब क्या था? एक तकलीफ थी जो मेरे कानों में किसी शीशे की तरह से उड़ेली जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो कुछ इसके साथ हुआ था, सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसे बैठा था जैसे कि मेरे शरीर में जान नहीं है। वो डॉक्टर मेरी शक्ल देखने लगा, फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि क्या आप ये सब जानते थे? मैंने कहा, नहीं, मुझे हर बात से अनजान रखा गया। वो कहने लगा, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। वो कहने लगा कि ऐसी लड़कियों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाती है। मैं चुप था, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। हैरत मुझे इस बात की थी कि ये बात सबने मुझसे छुपाई थी और शायद अपने आप से भी। मुझे उसकी माँ बाप पर गुस्सा आने लगा। असल में शिवानी जब 11 साल की थी तो उसे अक्सर बाहर खेलने चली जाती थी। उनके मोहल्ले में एक परचून की दुकान थी जो कि दोपहर में खुली रहती थी। अक्सर उसकी माँ उसे वहाँ से सामान लाने के लिए भेज देती थी। वहाँ 20-21 साल का एक लड़का दुकान पर बैठता था जो कि अक्सर शिवानी को फ्री की चॉकलेट दे देता था। वो छोटी थी इसलिए बड़ी खुशी हो जाती थी और कहता था कि जब भी तुम्हें कोई सामान लेना हो तो मेरी दुकान पर आना। पहले पहल तो वो यही सब करता रहा। शिवानी से उसने अच्छी दोस्ती कर ली थी और वो भी उस दुकानदार से टॉफ़ियों की लालच में दुकान के अंदर बैठ जाती थी। अब वो कहता था कि जब तक चॉकलेट खा रही हो दुकान पर बैठी रहो, मुझसे बातें करती रहो। शिवानी उससे बातें करती रहती, लेकिन बुरा शिवानी को उस टाइम लगा जब उस लड़के ने उसे अपनी गोद में बिठाना शुरू कर दिया।
उसे गोद में बिठाकर उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। वो बच्ची थी इसलिए घबरा जाती थी, बार बार गोद से उतरने की जिद करती थी और वो कहता था कि मैं तुम्हें चिप्स दूंगा, चॉकलेट्स दूंगा। वो उसे चीज़ों की लालच देने लगा, कहने लगा कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैंने काला कुत्ता पाल रखा है, जो भी मेरी बात अपनी मम्मी को जाकर बताता है वो काला कुत्ता रात को आकर उस लड़की को काट लेता है। शिवानी उसकी बात सुनकर डर गई थी, इसलिए अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती थी। जब गर्मियाँ दोपहर हुई तो गलियाँ और सड़कें सुनसान होने लगी। अक्सर वो चीज़ लेने जाती जो वो लड़का यही हरकतें करने लगता। वो रोने लगती, बार बार कहती मुझे आपका छूना पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाया करो। एक बार उसने शटर बंद कर दिया, शिवानी के मुंह में रुमाल बांध दिया और फिर 11 साल की उम्र में उसके साथ ज्यादती की गई। उस लड़के ने उसे डराया धमकाया था, कहने लगा कि अपनी माँ से कुछ भी कहा तो काला कुत्ता तुम्हें आकर काट लेगा। वह डरी सहमी अपने घर पहुंची थी। शायद उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। उसे मर्दों से डर लगने लगा था। वो जब किसी लड़के को देखती थी तो चीखने चिल्लाने लगती थी। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि उसे परेशानी क्या है, इसके साथ हुआ क्या है। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उन्हें लगा कि शायद किसी भूत का चक्कर है। दोपहर में वो बाहर जाती थी, इसलिए किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। उन्होंने किसी बाबा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाई, गले में माला पहनवा दिया। धीरे धीरे वो चुप रहने लगी थी। वो काले कुत्ते का डर उसके अंदर बैठ गया था। यही वजह थी कि वो लड़कों को देखकर फौरन ही घबरा जाती थी। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, ये हादसा उसके दिमाग में गहरा होता गया। वो महफिलों में भी कम जाती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। किसी कज़न को देखते ही माथे पर बल डाल देती थी। ऐसे लहजे में बात करती थी कि कोई भी उससे बात करना पसंद ही ना करे। हर एक से दूर दूर रहती थी और यही वजह थी कि वो मुझसे भी बात नहीं करती थी। तन्हाई में मुझे अपने पास देखकर उसे वही लड़का याद आने लगता था। वो डरने लग जाती थी, बस इसीलिए बहाने कर रही थी ताकि मैं उसके पास ना जाऊं, उससे कोई भी हक वसूल ना करूं। उसे ये डर था कि जैसे ही मैं उसके साथ रिश्ता कायम करता तो वह उसके राज को जान जाता कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो लोगों से घबराती थी और मेरे पास आने का सोचकर भी उसे डर लगता था। 11 साल की बच्ची के साथ जब इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो वो बिल्कुल उसी मर्द से नफरत और घिन और डर हो सकता है। पता नहीं ऐसे लोगों को सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती। हम न्यूज़पेपर में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। दिन ब दिन ऐसे जुल्म और ज्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। ऐसे लोग पकड़े भी जाएं तो कहते हैं गलती हो गई है, आखिरी बार माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें जेल में बंद क्यों नहीं किया जाता, उनके चेहरे को काले कपड़े से छुपाया क्यों जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के चेहरे को छुपाया क्यों जाता है, उन्हें सरेआम फांसी क्यों नहीं दी जाती, उनकी लाश को कई दिनों तक ऐसे ही लटकने छोड़ क्यों नहीं दिया जाता ताकि दरिंदे उन्हें बोटियां बोटियां नोच कर खाएं। काश के ऐसा अंजाम दिखाया जाए कि किसी भी लड़की और बच्चों के साथ रेप करने से पहले वो लोग भी कांप जाएं कि कहीं उनका ऐसा खतरनाक अंजाम ना हो। लेकिन हर तरफ जालसाजी का माहौल है, आंखें बंद कर ली जाती है, जेब में पैसे डाले जाते हैं। मेरा सभी माँ बाप से अनुरोध है कि भगवान के लिए अपनी बेटियों को बाहर मत भेजा करिए, क्योंकि बाहर भूखे भेड़िए ताक लगाए बैठे हैं। जैसे ही शिवानी को होश आया तो मैं उसे अपने घर ले आया। शायद वो भी ये जान चुकी थी कि मैं उसका सच जान चुका हूँ, इसलिए चुप चुप सी थी। मैंने अपना व्यवहार उसके साथ अच्छा ही रखा था। अंकल की बेटी थी और अब मेरी पत्नी भी थी और फिर पीड़िता भी थी। उसका कोई दोष नहीं था कि जो उसे डाइवोर्स दे देता। इसलिए यही सोचकर जो होना था हो गया।
अगर मैंने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो फिर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी जो ऐसी लड़कियों को अपनाने का हौसला रखते हैं और अपना दिल बड़ा रखते हैं। बहुत प्यार से मैंने उसके साथ अपना व्यवहार रखा था। वो मुझे हैरत से देखती थी, कहती थी आप मेरे बारे में सब जान चुके हैं, आपको मुझसे नफरत नहीं होती, मुझसे घिन नहीं आती। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम पर सिर्फ प्यार आता है जिसकी तुम परमिशन नहीं देती। परमिशन दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मोहब्बत क्या होती है, कैसे की जाती है। मैंने कहा कि शिवानी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारी आंखों में बहने वाले आंसुओं को अपने पलकों पर उठाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान कसम जब तक अनुमति नहीं दोगी तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चाहे सालों गुजर जाए मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। और रह गई डाइवोर्स देने की बात, तो इस शब्द को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। 7-8 महीने लगे थे उसे नॉर्मल होने में। अब इस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरा था। एक बार जब मैं ऑफिस से घर आया तो वो मेरे लिए अच्छी खासी तैयार थी। वो मेरी लाई हुई नाइटी पहने हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान था, कुछ शर्माई सी भी थी। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा आज सूरज कहाँ से निकला है? तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी आदित्य, मैं खुश रहना चाहती हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा दिलो जान से दूंगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद से मेरे गले आकर लग गई। कहने लगी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उसे अपने बाहों में भर लिया था। मैंने कहा तुम हो ही इतनी अच्छी और मासूम, ऐसी कि जिससे दिल भरकर प्यार किया जाए। पहली बार जब मैं उसके पास आने लगा तो वो बहुत घबराई रही थी, डर रही थी, लेकिन मेरी मोहब्बत भरी बातों ने उसका डर ख़त्म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पता ही नहीं चला कि कब हमारी ज़िंदगी एक नॉर्मल डगर पर चलने लगी। लेकिन एक बात मैंने महसूस की थी कि वो मुझ पर अपनी जान निछावर करती थी। कहती थी बस चले तो भगवान की बात आपकी पूजा करूं। पता नहीं हम मर्द ऐसा बड़ा कदम उठाते हुए क्यों कम हिम्मत कर जाते हैं, जबकि ये भी जानते हैं कि लड़की का कोई कसूर नहीं होता। हम उसे अपनाने के बजाय दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ, और नोटिफिकेशन के बिल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।